सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर भरपूर अंदाज में जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में आला सतह वफ़द इस वक्त खित्ते के अहम ममालिक के दौरे पर है। तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के बाद वफ़द इस वक्त ताजिकिस्तान में मौजूद है, जहाँ दोस्त ममालिक ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत का इजहार किया है। ये पेशरफ्त न सिर्फ पाकिस्तान के बढ़ते हुए सिफारती वकार की अक्कास है, बल्कि एक आलमी सतह पर मुतहर्रिक और मरबूत खारजा पॉलिसी की अलामत भी है। दूसरी तरफ भारत को सिफारती महाज पर एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का हालिया अमेरिका का दौरा बेनतीजा रहा। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा खारजा के डेप्यूटी सेक्रेटरी से मुलाकात भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौक़िफ़ हासिल ना कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार की जानिब से शशि थरूर की क़यादत में भेजे गए वफ़द ने सिफारती सूरत हाल बेहतर बनाने के बजाय सदर ट्रंप पर तनकीद करके भारत को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है। ये सूरत हाल भारत के अंदरूनी तज़ादात और सिफारती उलझनों को ज़ाहिर करती है, जहाँ अब ना सियासी क़यादत एक सफ़े पर है, ना सिफारती बयान। और इधर पाकिस्तान सिर्फ सिफारतकारी में ही नहीं बल्कि डिजिटल मईशत में भी आगे बढ़ रहा है। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि पाकिस्तान भी अमेरिका की तर्ज पर बिटकॉइन रिजर्व कायम कर रहा है। ये इकदाम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की हिमायत नहीं बल्कि डिजिटल गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट, ब्लॉकचेन और वेब3 माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद डालने की तैयारी है। अब न सिर्फ ज़मीनी सरहदों पर दिफा मजबूत है बल्कि डिजिटल सरहदों की भी हिफाजत और तरक्की का आगाज़ हो चुका है। इन मौज़ूआत और कुछ डोमेस्टिक इशूज़ पर भी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। उनसे ज़रा इस तमाम मामले के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा कि सबसे पहले मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इशूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर डोमेस्टिक करेंगे। भारत जो है सिफारती नाकामी का शिकार दिखाई दिया हमें सारे प्रोसेस में, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो पजीराई है, पाकिस्तान को जो अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो उन तमाम कोशिशों कामयाबियों को मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहा है जो पाकिस्तान ने सारे प्रोसेस में की हैं। बेसिकली अब हुकूमत की आगे के लिए हिकमत अमली है क्या इस सारे प्रोसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा ख़ास करम है और उसी की मदद से जो पाकिस्तान और भारत में एक जंग होती है और उससे पहले एक तनाव की कैफियत होती है पहलगाम वाक़े के बाद उसके बाद जो दो हमले इंडिया ने पाकिस्तान पे किए और उसके नतीजे में जो आपको एक मिलिट्री सुपीरियरिटी और कामयाबी हासिल हुई, वो अपनी जगह के ऊपर है। वो 6 मई हो या 10 मई हो, वो उनके जहाज़ गिराने हों या उनके फ़ौजी अड्डे और दिफाई तनसीबात को 10 मई को तबाह करना हो, ये सारी आपकी मिलिट्री की कामयाबियाँ थीं। लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम बाकी फ्रंट हैं, जिसमें आप ये कहें कि मीडिया के फ्रंट के ऊपर, जिस तरह हमारे मीडिया ने, हमारी ISPR ने पूरी दुनिया को असल हक़ाइक़ से बाखबर रखा, और इंडिया का जो मीडिया है जिस तरह वो बेनकाब हुआ अपने झूठ की बुनियाद के ऊपर, उसमें आपको बरतरी हासिल हुई। साइबर वार में आपको बरतरी हासिल हुई। और फिर उसके साथ साथ जो आप सिफारती फ्रंट की बात कर रहे हैं, इसमें भी अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। दुनिया ने पाकिस्तान के स्टैंड को तस्लीम भी किया और उसके साथ खड़ी भी हुई, जबकि इंडिया ने अपने आप को आइसोलेट महसूस किया और दुनिया ने इंडिया का साथ देने का किसी जगह भी अंदिया नहीं दिया। तो ये एक सिफारती बेमिसाल कामयाबी थी। इससे पहले जो प्रोपेगेंडा इंडिया करता रहा है हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको दिफा करने में हम बहुत सारी जगह के ऊपर सिफारती माहौल में नाकाम रहे हैं। और नाकाम मैं इसलिए कहूँगा कि इंडिया ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक माइट है, और उसके इकोनॉमिक माइट होने की वजह से दुनिया ने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, चाहे गलत ही था लेकिन ज़्यादा वज़न दिया। लेकिन इस मौके पे पाकिस्तान का अब जो मौक़िफ़ है पूरी दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह वो जाना जा रहा है, माना जा रहा है। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर साहब जिस तरह उन तमाम ममालिक का जिन्होंने इस जंग में पाकिस्तान की हिमायत की, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुल के भरपूर हमारा साथ दिया, जिसमें तुर्की, चाइना, अज़रबैजान, वो मुल्क जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की। और आपको सिफारती सपोर्ट तो बहुत सारे ममालिक से मिली। अब ये दौरे जारी हैं, ये दौरे जारी रहेंगे। और जो आपने पूछा कि हम अब मुस्तकबिल में क्या प्लान चाह रहे हैं, तो प्लान यही है कि हम पूरी दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर रहे हैं कि इस खत्ते के अंदर हम अमन चाहते हैं, हम किसी तरह की कोई एस्केलेशन नहीं चाहते। और इंडिया जो है वो इसके बरक्स चल रहा है। इंडिया का जो एक बदनुमा चेहरा है और मोदी का जो एक आप ये कहें कि जहर आलूद किरदार और सोच है इस खत्ते में, जो अभी चंद हालिया बयान उन्होंने पाकिस्तान की कौम को बराह रास्त मुखातिब करके और नौजवानों को मुखातिब करके कहा, और एक इंतहाई उन्होंने काबिल एतराज़ और काबिल मज़म्मत बयान दिया जिसे हम कंडेम करते हैं, वो सारा हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। और हमें खुशी है ये बात करते हुए कि इस बात के ऊपर पाकिस्तान की जो हमारी डिप्लोमेटिक फ़ोरम है, हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की क़यादत में, और पूरी हमारी टीमें जो लगी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद इसे लीड कर रहे हैं, आर्मी की जो क़यादत है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में, तो इसे खासी कामयाबी और खासी पजीराई पूरी दुनिया में हासिल हो रही है। और चूँकि अभी जंग बंदी नहीं हुई, फायर बंदी हुई है, तो हम ये अपनी कोशिशें जो हैं इसी तरह इंशाल्लाह जारी व सारी रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अमेरिका से पाकिस्तान काफ़ी क्लोज़ हुआ है सारे प्रोसेस में। बड़ा वार्मली जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को ट्रीट किया है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है सारे प्रोसेस में। और इससे पहले भी आपको याद है कि टेररिज्म के मामले में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जॉइंट सेशन से एक स्पीच की, उसके अंदर भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया, टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीफ़ की, और वो जो टेररिस्ट हमने इनको पकड़वा के अमेरिकन को दिया उसका तज़किरा किया। फिर हमने ये देखा कि एक प्रोसेस चला आ रहा है जिसमें अमेरिका जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लोग पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, उल्टा पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें फेवर में जाने लगी। इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख रहे हैं इंडियन सेक्रेटरी खारजा गए और उनको अमेरिका से कुछ भी नहीं मिला, वो फिर खाली हाथ आए, कोई स्टेटमेंट अपने हक में नहीं ले सके। इस सारे प्रोसेस की वजह क्या है? अमेरिका पाकिस्तान से क्लोज क्यों आ रहा है, और पाकिस्तान मजीद इस जो रिलेशनशिप है उसको बेटर करने के लिए क्या करेगा? देखिए, अमेरिकन इंटरवेंशन और प्रेसिडेंट ट्रंप की इंटरवेंशन से फायरबंदी मुमकिन हुई। और पहली बात तो यह है कि इंडिया ने जब उसे 10 मई को एक बदतरीन शिकस्त उसको मिली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ, तो उसने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट ट्रंप से कि हम जो है वो फायरबंदी के लिए तैयार हैं, सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा मस्बत रोल अदा किया और उन्होंने इस खत्ते में जब इंटरवीन किया तो फायरबंदी हुई। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है जी कि मसला कश्मीर जो है वो जो इंडिया कह रहा था कि ये पहले ये इंटरनेशनल इशू से, फिर इंडिया ने कहना शुरू कर दिया कि ये रीजनल इशू है, फिर उसके बाद इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये 2 मुल्कों के अंदर एक इशू है। तो वो दोबारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो इशू जो है वो राइज़ हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दोबारा कश्मीर को सीरियस लेना शुरू किया और उस पर बातचीत शुरू हुई कि इस मसले को हल करना ज़रूरी है अगर हम देरपा अमन की बात करते हैं इस खत्ते के अंदर। दूसरा जो सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ टिल्ट क्यों हुआ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को एक गलत तासुर दिया हुआ था कि मैं इस खत्ते का सबसे बड़ा और वाहिद चौधरी हूँ, कोई और मुल्क किसी हवाले से मेरे मद्दे मुकाबिल नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान ने उसको एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह चारों शाने चित किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब इंडिया के जो जहाज़ गिरे हैं राफ़ेल, ये दुनिया की जंगी तारीख़ में राफ़ेल जहाज़ नहीं कोई गिरा सका और पहला ये एजाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को हासिल हुआ कि रफ़ाल तैयारे जो हैं वो गिरे और पूरी दुनिया के लिए अब ये एक टेस्ट केस बना हुआ है। तो पाकिस्तान की जो अल्लाह के फ़ज़ल से स्ट्रेंथ है, जो मिलिट्री माइट है, पाकिस्तान की जो प्रोफेशनलिज्म है और उसके साथ साथ में अपनी जो सफारती हमारी हैंडलिंग है जिसमें हमने अपना रोल जो है वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार रियासत का पूरी दुनिया को दिखाया, इससे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी एक जगह बनाई है। अमेरिका के सामने भी पाकिस्तान का ये जो रोल है ये बिल्कुल एक नया रोल है। जो हमारे बैरूनी ममालिक पाकिस्तानी हैं वो पूरी दुनिया से हमसे राब्ते में हैं, मैसेज करते हैं कि वहाँ पे आपकी इज़्ज़त वक़ार में और आपकी पोजीशन में बड़ा इजाफा हुआ है।
ये जो अमेरिकन ट्रेंड है वो बिटकॉइन का जो एक सिस्टम है वहाँ पर पाकिस्तान ने वैसा ही बिटकॉइन रिज़र्व सेंटर कायम करने का जो फैसला किया है, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व कायम करने का फैसला किया है, इससे गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है? देखिए, बात यह है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे हमने भी अमेरिका की बात कर रहे हैं, उनके साथ जो आपकी कोलैबोरेशन और आपके ताल्लुकात की बेहतरी हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप म्यूचुअल अपने ट्रस्ट के साथ और एक दूसरे की बाहमी दोस्ती और भाईचारे के साथ सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, लेके आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन ममालिक से सपोर्ट भी चाहिए और अपनी मईशत को बेहतर करना। मैं इसको थोड़ा सा एक और एंगल से आपके सामने रखता हूँ। देखें, जो वे फॉरवर्ड है ना, उसमें ये सारी चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कैसे इंपॉर्टेंट हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि हमारा जो मकसद है पाकिस्तान ने जिस तरफ सफ़र करना है, वो सफ़र है तरक्की का सफ़र और कामयाबी का सफ़र। और वो सिर्फ इंडिया से एक जंगी बरतरी हासिल करके हम अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। हमें अपने इन ममालिक से सपोर्ट भी चाहिए होगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में जो कुर्बानियाँ दी, उसमें भी आलमी बरादरी ने जितना पाकिस्तान के साथ खड़ा होना था वो नहीं हुए। आज दोबारा दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान एक मजबूत, एक खुददार और एक, मैं ये कहूँगा कि मुदब्बराना क़यादत है जिसकी, वो मुल्क है, ज़िम्मेदार मुल्क है। तो अब हम जिस कामयाबी की सफ़र की तरफ बढ़ेंगे, उसके लिए हमें यूनिटी भी दरकार है अपनी सफ़ों के अंदर। जिस तरह पूरी कौम में आपने देखा कि पूरी कौम मुत्तहिद है, जुड़ी हुई है, और इन तमाम ममालिक के साथ मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आप ज़रा बताइए, डोमेस्टिक इशू पे आते हैं। ज़रा ये बताइएगा, बजट को डिले क्यों किया है? क्या उसकी वजह ये कि IMF जो आप लोग रिलीफ मेजर्स लेना चाहते हैं उस पर तैयार नहीं है, और अगर आप लोग देते हैं तो फिर IMF का क्या रिएक्शन होगा सारा, और ये बजट डिले क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बजट डिले नहीं किया गया, बजट में कोई ताख़ीर नहीं है। अपने जो मुकर्रर तारीख़ है 10 जून को इंशाअल्लाह ताला बजट जो है वो प्रेजेंट होगा, और यही तारीख़ जो है, इससे पहले एक दो जो तारीखें हैं उनके ऊपर बात हो रही थी, कोई ना कोई तारीख़ तो फिक्स होनी थी, और ज़ाहिर है उसके ऊपर बात होती रहती है कि जी हम ईद से पहले बजट प्रेजेंट हो जाए। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि हो सकता है शायद 10 तारीख को ना हो, इससे आगे चला जाए, आप क्या कह रहे हैं? 10 तारीख को ही होगा, 10 जून को ही बजट पेश होगा? वज़ीर ख़जाना ज़ाहिर है प्रेजेंट उन्होंने करना है। अब तक की जो मेरी मालूमात हैं और जो असम्बली का इजलास हमने तलब करने की समरी मूव की हुई है, वो 10 तारीख की है। तो अब अगर वज़ीर ख़जाना इसको मज़ीद आगे लेके जाने की बात करेंगे तो ज़ाहिर है वो उनका प्रेरोगेटिव है, उस पर अमल दरामद उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन अब तक की, आज तक की इतला यही है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी IMF के साथ जो भी मामलात हैं वो बड़ी मजबूरी के आलम में हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि IMF के साथ हमारी ये जो इस वक्त मुआहदात चल रहे हैं ये आखिरी हों, और उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें IMF के साथ किसी तरह के मुआहदे की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद कफ़ील हों, और इंशाअल्लाह ताला हो सकते हैं, प्रोवाइडेड बशर्तिया के वही बात जो मैंने अभी पिछली गुफ्तगू में की, हम आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें और फोकस के साथ पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर काम करें। सियासत सियासी मैदानों में करते रहें, वहाँ इख्तलाफ भी करें, लड़ें झगड़ें भी, लेकिन सियासी मैदान में जो तरक्की का मैदान है, जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने का मैदान है, वहाँ पर हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए। ओके, अब डॉक्टर साहब ज़रा चलें, आपने सियासत का तज़किरा कर ही दिया तो ज़रा सियासी गुफ्तगू भी हो जाए। ये जो PTI है उससे मुताल्लिक अभी आपकी हुकूमत की क्या पॉलिसी है? जो अलीमा ख़ान कुछ लो कुछ दो की बात कर रही हैं, कुछ लेने देने का क्या मतलब समझें? आप लोगों ने क्या समझा है कि क्या आपसे चाहते हैं या क्या करना चाहिए आगे? अब भाई साहब, PTI का मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक PTI के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। सियासी तौर पे वो शदीद ज़हनी अब तरीक़ा और ज़हनी तकसीम का शिकार है। उनके अंदर मुताद्दिद ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप की अपनी एक सोच है और अपने उनके बयान हैं, और इमरान खान साहब एक ग्रुप से मिलते हैं और दूसरे से मिलते हैं तो उनकी अपनी सोच में भी फ़र्क आता है। अलीमा खान साहब के अगर पिछले आप कोई ज़्यादा नहीं कोई 2 महीने के बयान निकाल के देख लें, उनमें ही आपको शदीद तज़ाद नज़र आएगा। PTI के दूसरे जो सीनियर तरीन लीडर हैं उनके बयानात इनसे मिलवाएं, उनमें कोई मैच नहीं है। एक मशरिक़ की बात करता है, दूसरा मगरिब की बात करता है। तो ये पहले ख़ुद क्लियर हों कि ये क्या चाहते हैं। हमने अपनी तरफ से एक सियासी सीज़ फायर उसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने 7 मई से किया हुआ है, जब उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात की थी कि आएँ बैठें PTI के बहनें और भाई, मैं असम्बली में अपने चैम्बर में बैठा हूँ, मेरे वज़रा मेरी टीम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, आप डायरेक्ट मेरे पास आएँ,
मिलजुल के मामलात को आगे लेके चलें। तो हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें अपनी वाज़ेह एक लाइन दे दी है। लेकिन ये जो आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रही है ना, ये पीटीआई के रैंक्स में नज़र आ रही है। दूसरी बात, पीटीआई को आज तक ये पता नहीं लग सका कि वो गलत कहाँ पे हुए हैं। गलत वो उस चौक में हुए हैं कि जहाँ उन्होंने सियासी लोगों के साथ लड़ाई छोड़ के रियासत के साथ जो रास्ता जाता है लड़ाई वाला, उस पर मुड़ गए हैं और मुसलसल उस पर सफ़र किए जा रहे हैं। रियासती इदारे, रियासत, उनके सरबराह, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ वो कर चुके हैं, और उसमें 9 मई के भी वाक़यात शामिल हैं, जिस तरह उन्होंने इदारों पे और शुहदा की यादगारों पे हमले किए। आज भी उन्होंने कोई मिक्स सिग्नल दिए हैं। कल खबर निकली, ये एक तरफ अलीमा खान साहब ने कहा कुछ लो कुछ दो, हुकूमत हमें बताए हम क्या करें, आप इमरान खान को छोड़ दें, ये एक बयान आया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अब एक खबर अंसार अब्बासी साहब की सर्कुलेट कर रही है कि उन्होंने कह दिया कि प्रोटेस्ट करो, अब मैंने किसी से बात नहीं करनी, हमने कोई बात नहीं करनी। और साथ में अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए, और मेरा केस बस इंसाफ से चले और मुझे इंसाफ मिले। ये जो मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, आपकी हुकूमत इसको किस तरह ले रही है? क्या ये एहतजाज करने जा रहे हैं या फिर कैरेट एंड स्टिक, क्या होना है? आप लोगों ने क्या करना है इन लोगों के साथ? देखिए भाई साहब, आपने जो सवाल किया है वो बुनियादी तौर पे जो मैंने इससे पहले उनकी एक तकसीम शुदा पॉलिसी और जहनीत की बात की थी, आपके सवाल ने उस मौक़िफ़ मेरे की तायीद की है कि मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। मिक्स सिग्नल का पंजाबी में या उर्दू में तर्जुमा होता है कि जी कन्फ्यूज़, यकसुई नहीं है। तो ये बात तो है उनमें। बाकी जो इमरान खान साहब की आपने बात की है, देखें एहतजाज वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी सियासी जमात का, किसी भी फ़र्द का, लेकिन उसमें 2 बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि आप अपने एहतजाज के आइनी हक़ को इस्तेमाल करते हुए दूसरी जो आबादी है या शहरी हैं उनके आइनी हकूक़ को आप पामाल नहीं कर सकते। मसलन आदिल अब्बासी साहब का आइनी हक़ है कि वो एहतजाज करें, डॉक्टर तारिक का आइनी हक़ है कि मैं यहाँ से, अगर मेरा घर मसलन लाहौर है तो मैं बज़रिया जीटी रोड या मोटरवे मैं लाहौर जाऊँ, ये मेरा आइनी हक़ है। अब भाई साहब अगर जीटी रोड बंद करके बैठ जाएंगे कि मैं अपना आइनी हक़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप मेरा आइनी हक़ जो है आप गसब कर रहे हैं ना। इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप आइनी हुकूक के नाम के ऊपर पाकिस्तान में फितना और इंतशार फैलाएं। एक ब्रीफ रिस्पॉन्स आपसे लेना चाहूँ, मुख्तसर बिल्कुल, अगर आप जवाब दे सकें। क्या मुस्तकबिल करीब में आप इमरान खान की रिहाई देख रहे हैं या नहीं? देखिए, ये इस सवाल का जवाब तो इमरान खान साहब की लीगल टीम बता सकती है कि कितने मुकदमात में उनको ज़मानत दरकार है। वो अपना केस लड़ें और अदालतों से ज़मानत लें। हम उन्हें किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहा नहीं कर सकते, हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो ज़रूरत है, जिसकी बात मैं पूरे प्रोग्राम में आपको कर चुका हूँ, फोकस्ड हैं हम कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के मसले हल हों, बैनुल-अक़वामी बरादरी में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा हो, हमारी मईशत बेहतर हो। इन तमाम मौज़ूआत के होते हुए इमरान खान साहब जेल में हैं या जेल से बाहर हैं, ये मौजू बहुत पीछे रह गया है। ओके, राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हमारे साथ कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई वाला इशू अब बहुत पीछे रह गया है, ये गैर अहम हो चुका है मामला। इस मामले की अब वो हैसियत नहीं रही है, पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है और पीटीआई के पास भी फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं उनको नज़र आ रहा। वो मिक्स सिग्नल्स देकर अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस वो रख कर बैठे हुए थे वो उनकी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह जाती सिचुएशन देख रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। 2 दिन पहले अलीमा खान ने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ लो और कुछ दो की ऑफर की, जिसको सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान का जाती बयान करार दिया। आज सेनेटर अली जफर की इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए सेनेटर अली जफर ने इमरान खान का पैगाम दिया कि मुल्क के लिए कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं। इमरान खान ने कहा कि मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं, जिसका मतलब है कि पीटीआई हुकूमत से बातचीत नहीं करेगी, जबकि दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वादे किया जा चुका है कि बातचीत सियासी जमातों के दरमियान होगी। ये क्या मामला है? मेरे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, इमरान खान साहब के, उनसे ज़रा बात करेंगे। जो मिक्स सिग्नल दे रही है पीटीआई, असल बात क्या है, करना क्या चाहते हैं? चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताएं, पीटीआई की डायलॉग के हवाले से पॉलिसी क्या है? क्योंकि अभी तक तो हमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है
स्टेटमेंट्स में? देखिए, जो इमरान खान साहब हैं उनको, वो तो जेल में हैं, ज़ाहिर है उनको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या वो चीज़ें तो नहीं है, लिमिटेड मीटिंग्स है, लिमिटेड एक्सेस है लोगों की, और हिसाब से वो करते हैं। तो आज भी मेरी मुलाकात उनसे हुई है, और काफ़ी सारे दूसरे वकला भी थे, और आज GH पे हमला केस है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें लोग होते हैं। तो जो उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बातचीत के लिए ओपन है, लेकिन कुछ लो और कुछ दो का तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने मुकदमात के लिए तो कभी किसी से नहीं कहा। पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो मोर देन वेलकम, उनके दरवाजे खुले हुए। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो अलीमा खान साहबा का स्टेटमेंट है उसको खान साहब ने ओन नहीं किया? हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ लो कुछ दो तो नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल में अलीमा बीबी की भी स्टेटमेंट जो, क्योंकि ऑब्वियसली लफाजी वो मीडिया की पर्सन नहीं है ना, तो लफाजी में थोड़ा होता है, उनका भी मतलब तो ये नहीं था कि वो तो फिर एक बहन का रिश्ता जो है वो भी आप मद्देनजर रखिए, बहनों के जज्बात एहसास और होते हैं। तो वो बात ठीक है आपकी कि जज्बात एहसास फैमिली के, बहनों के अलग होते हैं, लेकिन वो जो जुमला था ना वो बड़ा स्पेसिफिक है। उन्होंने कहा था कि कुछ लो कुछ दो, और साथ में कहा था इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत हमसे बेसिकली क्या चाहती है। ये तो बहुत सादा उर्दू है, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा आपको शकील उर्दू की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने क्लियर कट कहा, और अब PTI इस बात से पीछे हटती जा रही है, और आप खुद भी कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई तो खान साहब ने आपको कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, देखिए असल में मसला ये है आदिल, जो PTI की बाहर क़यादत है वो कंफ्यूज है, और इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो इन लोगों पे डिपेंडेंट है। अब खान साहब को अपनी या तो टीम चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टीम के साथ मैंने उनको हमेशा ये कहा कि आप डिलीवर नहीं कर सकते। इस टीम में पॉलिटिकल एक्यूमेन की कमी है, हालात को रीड करने की कमी है, फ्यूचर में कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली बनाने की इनमें इस्तेदाद नहीं है, तो जिसकी वजह से इमरान खान साहब की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हुआ है और होगा भी। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली तो खान साहब ने खुद डिसाइड करनी है, बिकॉज अभी जो अंदर अंदिया दिया जाता है इमरान खान साहब से, बजाय ये कि आप बैठ के हकायक के ऊपर बात करें, जो सिलसिला इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड रिलेटिव्स क्या हैं, मौसम कैसा है, लोगों का मूड क्या है, और ओवरऑल मूड क्या है लोगों के पर। लेकिन जो पोलराइजेशन थी सोसाइटी में वो जंग के बाद खत्म हो गई है। अब वो पोलराइजेशन के लिए आप और तहरीक जो है उसके लिए तो कोई इवेंट होगा। अब देखें, जो बात आप साहब आप जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्यूमेन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और यही चीज़ लैक करती दिखाई दी है। सिचुएशन को रीड करना, बिहाइंड द वॉल देखना, उसकी बहुत कमी है। और अब ये हम क्या कह रहे हैं, खुद PTI के एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ ये बात कर रहा होता है कि इसने काम खराब कर दिया, उसको समझ नहीं है, उसके बयान की समझ नहीं है। अब तो खुद कहते हैं पार्टी का वर्कर पूछता है कि आपकी पॉलिसी है क्या, कभी कुछ है कभी कुछ है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी को बेस बनाती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ये भांत भांत की बोलियां बोलते हैं, हम किससे बात करें, क्या बात करें, पहले इनको खुद डिसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने हाल ही में इमरान खान और PTI रहनुमा से कहा था कि वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए मौजू हल्कों से मस्बत इशारा मिला है, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर ने भी मुज़ाकरात की बात की। अब इससे भी पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं जो अली जफ़र साहब एक बयान दे रहे हैं, बैरिस्टर अली जफ़र साहब, और अंसार अब्बासी साहब की खबर कुछ और है। क्या है बेसिकली, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, तोड़ा मंशूर की है। सर, जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है उसमें एक चीज़ लैकिंग है, और वो लैकिंग ये है कि अभी तक जो अमेरिकन डायस्पोरा की मीटिंग नहीं हुई इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब से जब मीटिंग होगी तो वो मुझे ज़ाती तौर पे पता है कौन आया हुआ है, कौन कहाँ पे है, और वो जो चीज़ चाहते हैं वो एक स्टैंड स्टिल है। आप जो मीटिंग अरेंज कराते हैं अभी तक वो इस पे वादा नहीं हो रहे। इमरान खान साहब जब किसी से मिलेंगे तो फिर कहानी बाहर आएगी ना जी। जब आप मिलेंगे नहीं, मुलाकात ही नहीं होने देंगे तो फिर तो क्या बात होगी। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मेरी अपनी एस्टिमेशन में बात करना नहीं चाहती। उनका ये ख्याल है कि अभी तक उनको कोई मजबूरी नहीं है, और जब होगी तो फिर देखेंगे। यानी पावर्स कॉरिडोर जो हैं, जो हमारे ये शॉर्ट कॉर्नर्स हैं, वो नहीं समझते कि इस वक्त इमरान खान साहब या उनकी पार्टी उनके लिए कोई खतरा है। ये उनका व्यू है, और उनको ये पावर कराया जा रहा है कि आप बहुत पॉपुलर हो गए, लिहाजा इमरान खान साहब इररिलेवेंट हो गए हैं। वेयर एज हकीकत ये नहीं है, हकीकत मुख्तलिफ है।
इमरान खान साहब रेलेवेंट थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। अगर फेयर इलेक्शन हो तो करोड़ों वोट इमरान खान साहब को पड़ेंगे, लाखों नहीं करोड़ों वोट पड़ेंगे। तो ये जिन लोगों का डिपेंडेंस है गवर्नमेंट में मौजूद हैं, वो लोग जो हैं वो गलत पट्टियां बनाते हैं, ये जो बातें करते हैं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। देखिए विक्टोरियस जो होते हैं ना, वो लॉन्ग लास्टिंग विक्ट्री वो होती है जहां पे फिर आप जिस पोजीशन में इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है उसमें अगर ये बात करेंगे और इमरान खान साहब नवाज शरीफ की तरह डील नहीं लेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे, तो आपको फिर कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी क्राफ्ट करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक का अंदिया दिया है, वो कर लें वो जो भी जिम्मेदारान है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल है। तो वो अभी तक खुद भी कायल नहीं है इस बात पे, जिनके जिम्मे काम है वो रोजाना आपस में लड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि एक ग्रुप दूसरे के ऊपर चला जाता है, तो इतनी ज्यादा डिवाइडेड जो हाउस है उसमें कामयाबी तो आदिल नहीं हो सकती। तो यू डोंट सी एनी प्रोग्रेस इन प्रोटेस्ट। मुझे ये बताएं कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा क्लियर कट बहुत दफ़ा कहा गया है कि हम डायरेक्ट कोई बात नहीं करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज को खुद बैठकर डायलॉग करना होगा, और फिर पीटीआई का बार बार ये इसरार है कि नहीं हम एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे। सो ये स्टैंड स्टिल भी तो फिर बरकरार रहेगा, और ख़ुद अगर डिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी किस्म का प्रोटेस्ट प्लान करना चाहती है तो उसका नतीजा तो वही निकलेगा जो पहले निकला था। सो अब होगा क्या? ये तो फिर स्टैंड स्टिल है अभी भी, इसका मतलब। देखिए जो वो कह रहे हैं कि जी आप पीटीआई ये कह रही है एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं उनके पास पावर तो है कोई नहीं, तो वो जाहिर है बात तो अल्टीमेटली उनसे करनी है, तो जिनसे इन्होंने करनी है, इन्होंने इजाज़त लेनी तो हम डायरेक्ट बात करें। लेकिन मैं आई थिंक कि उसमें थोड़ा सा पीछा रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो 80 जमातें हैं उनसे ही मुज़ाकरात का आगाज़ होगा और होना चाहिए, और वहीं से एक ओपनिंग मिलेगी। ये एक सियासी प्रोसेस है जिसको जो सियासतदान हैं वो समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि जो सियासत से नाबलद लोग हैं, ना वो तहरीक चलाने जोगे हैं, ना मुज़ाकरात करने जोगे हैं, ना वो सियासी हिकमत अमली बनाने जोगे, तो जिसकी वजह से इमरान खान साहब की ज़ात को खासा नुकसान हो रहा है। और मेरी एस्टिमेशन में ये जो 5 जून की उम्मीद लगाई गई है ये भी बिल्कुल गलत है, इसमें भी कुछ भी नहीं होना, और इमरान खान साहब की कैदोबंद जो है वो लंबी हो जाएगी, हो गई है, और उसको करने के लिए एक सुपीरियर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए, वो अभी तक आपके ख्याल में ये फिर मिसफायर हो जाएगा अगर एहतजाज होता है और मुल्क की तहरीक चलाते हैं और फेल हो जाती है, अगेन एक मिसफायर होगा विदाउट हैविंग अ डायलॉग विद ऑपोजिशन? मेरी एस्टिमेशन में आदिल अभी माहौल नहीं है और मौसम नहीं है तहरीक का, अभी कोई इवेंट नहीं है, पोलराइजेशन नहीं है ना। तो जब पोलराइजेशन नहीं है किसी चीज में, क्योंकि एक पार्टी तो नहीं चला सकती, इसमें तो मुख्तलिफ तबकात शामिल कराने पड़ते हैं। वकला जो है वो नहीं तैयार होंगे, सहाफ़ी नहीं तैयार होंगे, ताजिर नहीं तैयार होंगे। पहले ये एक जो पे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ है उन लोगों को शामिल करना पड़ता है, उनको कायल करना पड़ता है, उनको अभी बजट के बाद हो सकता है कोई मामला बन जाए, और लेकिन अभी तक तो पीटीआई जो है बतौर जमात इस पोजीशन में नहीं लगती है कि तहरीक कोई इतनी बड़ी वफा कर सकें कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मजबूर हो या बात हो, क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बहुत तगड़ी हो गई है और जंग जीतने के बाद हालात मुख्तलिफ होते हैं। देखें जंग से पहले के हालात, जंग के दौरान के हालात और जंग के बाद के हालात में बड़ा फर्क होता है। तो जो वजीर लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, रोजाना जो है वो जब बाहर बारिश हो रही है और ओले पड़े हो तो आजकल हिदायत ये दी जाती है कि गाड़ियां पोर्च में रखें और खुद भी और जब तो फिर ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि समझने की जरूरत है। बहरहाल इमरान खान साहब को जो है वो ज़ाहिर है वो खुद भी, क्योंकि थोड़े वेरी गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, आई मस्ट एडमिट दैट फैक्ट। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। इमरान खान साहब के लॉयर हैं, बात कर रहे थे, वो इशारतन ये बात की है कि आजकल छोटे ओले नहीं बड़े ओले पड़ रहे हैं, सो बड़े ओलों में गाड़ियां जो है वो अंदर पार्क कर दी जाती हैं, हल्की फुल्की बारिश में एंजॉय करने के लिए गाड़ी निकाली जा सकती है, और टेक्निकली एक इम्प्रेशन भी क्रिएट हो गया है कि अगर पीटीआई 5-6 दिन के बाद कोई एहतजाज करेगी तो ज़ाहिर है उस वक्त इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा होगा बुशरा बीबी पे और इमरान खान साहब पे, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये एक तासुर लिया जाएगा कि ये प्रेशर बिल्डअप करने के लिए किया जा रहा है कि इस केस के अंदर
फर्दर कोई प्रोग्रेस ना हो। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन, दुनिया की महंगी तरीन दिफाई खरीदारियों में शुमार होने वाले रफाल तैयारे, जिन्हें भारत ने गेम चेंजर करार दिया था, अब खुद भारतीय जंगी हिकमत अमली के लिए सवालिया निशान बन चुके हैं। पाक भारत कशीदगी ने एक हैरानकुन हकीकत को बेनकाब किया है। चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल्स ने फ्रांस के जदीद रफाल्स को दिफाई तौर पर बेबस कर दिया है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारतीय हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, टेक्निकल खामियों और सोर्स कोड तक रसाई न देने जैसे मामलात पर बैनुल-अक़वामी दिफाई हलकों में मौजूए बहस बन चुकी है। फ्रांसीसी माहिरीन की जानिब से भारत में मौजूद रफाल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त को सिक्योरिटी खदशात के तहत मुस्तरद करना एक नए तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। सिर्फ यही नहीं, इंडोनेशिया जैसे ममालिक भी अब रफाल मुआहिदों पर नजरसानी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की एक महंगी दिफाई सरमायाकारी अब आलमी सतह पर भी एतबार खो रही है। उधर भारत में पायलट्स की शदीद कमी और नाकिस तरबियत ने मैदान जंग में भारतीय फ़ज़ाइया को फैसला कुन कमज़ोरी का शिकार कर दिया है। 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत के बरक्स सिर्फ 31 लड़ाका स्क्वाड्रन्स का होना एक वाज़े जंगी कमज़ोरी है। रफाल का फ़ी तैयारा $288 मिलियन में ख़रीदना और फिर उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल ना कर पाना भारत के दिफाई मंसूबा साजों के लिए एक सबक है कि सिर्फ महंगे हथियार खरीदने से ताकत नहीं मिलती। असल ताकत तैयारी, तरबियत और ख़ुद मुख्तारी में है। दूसरी तरफ भारतीय सियासत और मीडिया की दोहरी पॉलिसियों का पर्दा एक बार फिर चाक हुआ है। इस बार निशाने पर कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सदर डोनाल्ड ट्रंप है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के भरपूर दिफाई रद्द-ए-अमल और भारतीय रफाल्स की तबाही के बाद जब शिकस्त का साया मोदी सरकार पर मंडलाने लगा तो नज़र माजी के दोस्तों की तरफ जा पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी से जंगबंदी तो हो गई, लेकिन भारत के अंदर एक मायूसी और खिफ़त एक नफ्सियाती प्रोसेस में कन्वर्ट हो गई है। भारतीय मीडिया, जिसने कभी ट्रंप को निजात दहिंदा कहा, अब उनको दहशतगर्दों का सरपरस्त, झूठा और बिजनेसमैन करार दे रहा है। अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर्स जो कभी मोदी हुकूमत के साथ ट्रंप की तस्वीरें दिखाकर वाह करते थे, आज उन्हीं पर लान तान कर रहे हैं। ये कहाँ की सिफारतकारी है, जहाँ सीज फायर की भीख तो मांगी जाए मगर जब जंग रुके तो सालिस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाए। क्या ये वही भारत नहीं जो हमेशा कहता था कि तीसरे फरीक की मुदाखलत कबूल नहीं? इस बार मोदी हुकूमत ने दुनिया के सबसे बड़ी ताकत के सदर को भी नहीं बख्शा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के रिपोर्टर निक रॉबर्टसन ने भारतीय दरख्वास्त की तस्दीक की और ख़ुद सदर ट्रंप ने सीज़ फायर की खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी की। लेकिन इसी खबर ने भारत में एक तूफ़ान बपा किया। सियासतदानों से लेकर एंकर्स तक सब ट्रंप के ख़िलाफ़ बोल पड़े। आखिर क्यों? क्योंकि जंगी शिकस्त को कबूल करने से बेहतर इल्ज़ाम किसी और पर डाल देना आसान होता है। यही तर्ज़ अमल अब भारत की सिफारती साख पर सवालिया निशान बन चुका है। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।